मैं खामोश खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं इस झूठ को ठीक नहीं कह सका। ये वास्तव में एक धोखा था और धोखा पकड़ा गया। मैं ये जानता था कि अगर मैं इस खेल को इस कट्टर पारसी भीड़ के आगे जारी रखता तो वो मेरी जान लेकर छोड़ते। मेरी चुप्पी और खामोशी ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचने से बचा लिया। कमरा कब खाली करोगे? एक ने मुझसे पूछा। उस समय सराय के बदले मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। इस सवाल के साथ गंभीर धमकी छिपी थी। खैर, मैंने अपनी चुप्पी ये सोचते हुए तोड़ी कि एक हफ्ते में मंत्री मेरी बंगले की दरख्वास्त को मंजूर कर लेगा और उनसे विनती की कि मुझे एक हफ्ता और रहने दो। लेकिन पारसी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि उन्हें शाम तक मैं इस सराय में नजर न आऊं। मुझे निकलना ही होगा। उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा और चले गए। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरा दिल बैठ गया था। मैं बड़बड़ाता रहा और फूट फूट के रोया। अंततः मैं अपनी कीमती जगह, जी हां, मेरे रहने के ठिकाने से वंचित हो गया। वो जेल खाने से ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती था। पारसियों के जाने के बाद मैं बैठकर किसी और रास्ते के बारे में सोचने लगा। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी समस्याएं तात्कालिक थी और दोस्तों के पास इसका कोई ना कोई उपाय मिल सकता था। बड़ौदा में मेरा कोई अछूत मित्र नहीं था, लेकिन दूसरी जाति के मित्र थे। एक हिंदू था, दूसरा क्रिश्चियन था। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के यहाँ गया और बताया कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ पड़ी है। वो बहुत अच्छे दिल का था और मेरा बहुत करीबी दोस्त भी था। वो उदास और गुस्सा था। फिर उसने एक बात की ओर इशारा किया कि अगर तुम मेरे घर आए तो मेरे नौकर चले जाएंगे। मैंने उसके आशय को समझा और अपने घर में ठहराने के लिए नहीं कहा। फिर मैंने क्रिश्चियन मित्र के यहाँ जाना भी उचित नहीं समझा। एक बार उसने मुझे अपने घर रुकने का न्योता दिया तो था, तब मैंने पारसी सराय में रुकना ही सही समझा था। दरअसल न जाने का कारण हमारी आदतें अलग होना था। अब जाना बेइज्जती करवाने जैसा था, इसलिए मैं अपने ऑफिस चला गया। लेकिन मैंने वहां जाने का विचार छोड़ा नहीं था। अपने एक मित्र से बात करने के बाद मैंने अपनी भारतीय क्रिश्चियन मित्र से पूछा कि क्या वो अपने यहाँ मुझे रख सकता है। जब मैंने ये सवाल किया तो बदले में उसने कहा कि उसकी पत्नी कल बड़ौदा आ रही है और उससे पूछकर बताएगा। मैं समझ गया कि ये एक चालाकी भरा जवाब है। वो और उसकी पत्नी मूलतः एक ब्राह्मण परिवार के थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी पति तो उदार हुआ, लेकिन पत्नी अभी भी कट्टर थी और किसी अछूत को घर में नहीं ठहरने दे सकती थी। उम्मीद की ये किरण भी बुझ गई। उस समय शाम के 4 बज रहे थे जब मैं भारतीय क्रिश्चियन मित्र के घर से निकला था। मैं कहां जाऊं? मेरे लिए विराट सवाल था। मुझे सराय छोड़नी ही थी, लेकिन कोई मित्र नहीं था जहां मैं जा सकता था। केवल एक विकल्प था कि मैं बंबई वापस लौट जाऊं। बड़ौदा से बंबई की रेलगाड़ी रात 9 बजे को थी। 5 घंटे बिताने थे मुझे। कहां बिताऊं? क्या सराय में जाना चाहिए? क्या दोस्तों के यहाँ जाना चाहिए? मैं सराय में वापस जाने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि पारसी फिर से इकट्ठा होकर मेरे ऊपर हमला कर देंगे। मैं अपने मित्रों के यहाँ भी नहीं गया।
भले ही मेरी हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैंने शहर के किनारे स्थित कमाथी बाग, सरकारी बाग में समय बिताना तय किया। मैं वहां कुछ अनमनस्क भाव से बैठा और कुछ इस उदासी से कि मेरे साथ ये क्या घटा। मैंने अपने माता पिता के बारे में, जब हम बच्चे थे उन दिनों के बारे में और बदतर दिनों के बारे में सोचा। 8 बजे रात को मैं बाग से बाहर आया और सराय के लिए गाड़ी ली, अपना सामान लिया। ना तो केयरटेकर और ना ही मैं, दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। वो कहीं ना कहीं खुद को मेरी हालत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। मैंने उसका बिल चुकाया, उसने खामोशी से उसको लिया और चुपचाप चला गया। मैं बड़ौदा बड़ी उम्मीदों से गया था और उसके लिए कई दूसरे बड़े मौके भी ठुकराए थे। ये युद्ध का समय था। भारतीय सरकारी शिक्षण संस्थानों में कई पद रिक्त थे। मैं कई प्रभावशाली लोगों को लंदन में जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी की मदद नहीं ली। मैंने सोचा कि मेरा पहला फर्ज महाराजा बड़ौदा के लिए अपनी सेवाएं देना है, जिन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया था। यहाँ मुझे कुल 11 दिनों के भीतर बड़ौदा से बंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो दृश्य जिसमें मुझे दर्जनों पारसी लोग डंडे लेकर मेरे सामने डराने वाले अंदाज में खड़े हैं और मैं उनके सामने भयभीत नजरों से दया की भीख मांगता खड़ा हूं, वो 18 साल बाद भी धूमिल नहीं हो सका। मैं आज भी उसको जस का तस याद कर सकता हूं, और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया और मेरी आंखों में आंसू ना आए हों। उस समय मैंने ये जाना था कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत है। चालीस गांव में आत्मसम्मान, गंवारपन और गंभीर दुर्घटना। ये बात 1929 की है। बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ। इस कमेटी को हर तालुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी, इसलिए कमेटी को बांट दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्यों को खानदेश के 2 जिला में जाने का कार्यभार मिला। मैं और मेरे साथी काम खत्म करने के बाद अलग अलग हो गए। वो किसी हिंदू संत से मिलने चला गया और मैं बंबई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया। मैं दुलिया लाइन पर चालीसा गांव के एक गांव में एक कांड की जांच के लिए उतर गया। यहाँ पर हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। 40 गांव के अछूत स्टेशन पर मेरे पास आ गए और उन्होंने अपने यहाँ रात रुकने का अनुरोध किया। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार की घटना की जांच करके सीधे जाने की थी, लेकिन वो लोग बहुत इच्छुक थे और मैं वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं गांव जाने के लिए दुलिया की रेलगाड़ी में बैठ गया और घटना की जांच की और अगली रेल से 40 गांव वापस आ गया। मैंने देखा कि 40 गांव स्टेशन पर अछूत दलित मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे फूलों की माला पहनाई गई। स्टेशन से महारवाड़ा अछूतों का घर 2 मील दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ी थी, जिसके ऊपर एक नाला बना था। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ी किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थी। महारवाड़ा पैदल की दूरी पर था। मैंने सोचा कि सीधे महारवाड़ा जाएंगे।
लेकिन उस ओर कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठा। मैं और चालक गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग थे। दूसरे लोग नजदीक वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 200 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि चालक, जो कि रोज तांगा चलाता होगा, इतना नौसिखिया जैसे चला रहा था। ये दुर्घटना इसलिए टल गई क्योंकि पुलिस वाले के जोर से चिल्लाने से कार वाले ने गाड़ी पीछे कर लिया। खैर, हम किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। उस पुल के किनारे पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। जमीन भी पथरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर था, जिधर से हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे ना जाके तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा। तांगे के पहिए किनारे लगे पत्थरों पर इस तरह फंस गए कि मैं उछल पड़ा और नाले के पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में जा गिरे। मैं इतनी तेज गिरा कि अचेत हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक उस पार था। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे वो मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाकर रोते बिलखते बच्चों और स्त्री पुरुषों के बीच से महारवाड़ा ले जाया गया। मुझे कई जगह चोट लगी थी। मेरा पैर टूट गया था और मैं कई दिन तक चल फिर नहीं पाया। मैं समझ नहीं सका कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता था और चालक से कभी उस तरह की गलती नहीं हुई। स्टेशन पर देर इसलिए हुई क्योंकि कोई गाड़ीवान अछूत को अपनी गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था। ये उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल जाऊं। ये उनके लिए मेरी शान के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वो बीच का रास्ता था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा, लेकिन खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा ले सकते थे। महारों ने सोचा कि ये सही रहेगा, लेकिन वो भूल गए कि सवारी की गरिमा से ज्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने इस पर सोचा होता तो वो भी देखते कि क्या वो ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो सुरक्षित पहुंचा पाए। सच तो ये था कि उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था, क्योंकि ये उनका पेशा नहीं था। उन्होंने अपने में से किसी से गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने गाड़ी की लगाम ये सोचकर थाम ली कि इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बिठाया वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर नर्वस हो गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। मेरी शान के लिए 40 गांव में महार लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाले की भी, भले ही वो खटने का काम करता हो, एक गरिमा है। वो खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज्यादा ऊंचा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील है।